हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक्स एंड आपका बहुत सारा टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशंस? आदर्श विलयन। ठीक है स्टूडेंट, आदर्श विलयन। मैं एक काम करता हूँ यार, आपको ना आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन और ठीक है अनादर्श विलयन, दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूँ। और दोनों में ऐसे में आप लोग जो है डिफरेंट भी आ गए तो भी कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो दोनों को मैं एक साथ करा देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंपेरिजन भी हो जाएगा, समझ में डेफिनेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले स्टूडेंट आपको पता है राउल्ट्स लॉ क्या है? व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ है स्टूडेंट हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, निश्चित ताप में, स्थिर ताप एवं निश्चित आयतन में किसी घटक कंपोनेंट का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के प्रोपोर्शनल में होता है, समानुपाती होता है। यही है ना। सपोज मेरे पास कोई घटक है x, ठीक है, या x नहीं लेता हूं स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं a। तो वो हमारा राउल्ट्स का नियम क्या था? कुछ ऐसा था, देखिएगा x a। तो इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो ये हो जाता है a दैट इज इक्वल टू x a p a नॉट। ये आपने जान रखा है बिकॉज हमको इसका यूज करना है। अब सुनो, क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशन स्टूडेंट? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे विलयन सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन। डेफिनेशन हो गया, दृढ़ता से पालन करता है। दे सॉल्यूशंस विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कंपोजिशंस दैट कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, एंड दैट solutions which not follow Raoult's law they are a non-ideal solutions, अनादर्श विलयन जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। डेफिनेशन हो गया भाई। पहला तो इनका डिफरेंट क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लास्ट में देख लेंगे स्टूडेंट, पहले ये देखो क्या क्या चीजें हैं। और इसका प्रॉपर्टी भी आ जाता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके गुण। आदर्श विलयन क्या है, इसके गुण लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर में अगर आता है आपको ऐसा करके तो आपका डेफिनेशन लिखोगे, एग्जांपल्स लिखोगे और उसके साथ में इसके 3-4 प्रॉपर्टीज है उसको लिख दोगे। अगर दोनों में डिफरेंट आता है तो वही डेफिनेशन रहेगा। फर्स्ट डिफरेंट, 3 तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट, तीनों प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ठीक है, 4 डिफरेंट हो गया और 5वां नंबर में आपका एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है और सेकंड डिफरेंट क्या है और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। राउल्ट के नियम का पालन करता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जनरली जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, आदर्श विलयन, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आदर्श नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज आदर्श नहीं हो सकता। जैसे कि आदर्श इंजन का, ठीक है, कक्षा 11वीं फिजिक्स में आदर्श इंजन का जैसे कि कल्पना किया गया था ना, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में है क्या वो चीज? नहीं है ना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज होते हैं जो उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही आदर्श विलयन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन है, ठीक है, कुछ ऐसे विलयन है जो आदर्श विलयन के लगभग पास में आते हैं। मतलब उनके सभी नियमों का लगभग पालन करते हैं, राउल्ट के नियमों का लगभग पालन करता है। देखेंगे कौन से विलयन है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है स्टूडेंट, इसका जो आंशिक दाब जो होता है, पार्शियल प्रेशर, वो आदर्श विलयन में किसी घटक का, आप ऐसे लिखोगे, आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तभी तो राउल्ट के नियम का पालन होगा। ठीक है ना। और यहां स्टूडेंट PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट एंड XA बराबर नहीं होता, इसलिए वो अनादर्श है। और ये जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए आदर्श है। तो डेफिनेशन लिखने के साथ साथ ये लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर आता है स्टूडेंट, इसमें जो है विलयन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इज सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मतलब विलयन का जो आयतन होता है वह
उसके उसके इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ऐसा, V सॉल्यूशन सपोज करो कि दो घटकों के मिल के बना है, A और B दो घटक से, तो विलयन का जो आयतन होता है वो उन घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है, सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो डेल V इज इक्वल टू 0। डेल V का मतलब होता है स्टूडेंट उसमें परिवर्तन, डिफरेंट परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन उसमें 0 है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आयतन क्या है, फिक्स है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डेल V इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्टूडेंट V सॉल्यूशंस का जो वैल्यू होगा, V सॉल्यूशंस का वैल्यू जो होगा वो तो या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन होगा किससे, VA प्लस VB से। मतलब आयतन जो है हमारा विलयन का आयतन अधिक हो सकता है उनके कंपोनेंट से, जिसकी दो कंपोनेंट लिए, मैं ले लिया एक को 20 ml ले लिया, एक को कितना ले लिया 20 ml ले लिया, और दोनों को मिला दिया स्टूडेंट, तो आना कितना चाहिए था, 20 40 आना चाहिए था, है ना, 40 ml आना चाहिए था। बट ऐसा भी पॉसिबल होता है जब हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो 40 से मैक्सिमम हो जाता है, 45 हो सकता है, 41 भी हो सकता है और 39 भी हो सकता है। तो दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर आ जाएगा यहाँ पे, डेल H इज इक्वल टू 0। अब डेल H क्या है, उष्मा, हिट, ठीक है ना। तो इसमें ना तो उष्मा अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, ना तो उष्मा उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, समझ में। हिट जो है इसमें स्टूडेंट उष्मा जो है परिवर्तित होता है, मतलब ये जो है उष्मा का या तो अवशोषण करता है या तो उत्सर्जन करता है। आप ऐसे लिखो भाई, इस प्रकार के विलयन में उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को आप पानी में घोल दीजिए तो क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है। तो वो जो विलयन बना हुआ है वो क्या चीज है, अनादर्श विलयन है, आदर्श नहीं है, क्योंकि उसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, गर्म लगता है। कई ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जिसमें हाथ डालोगे तो क्या लगता है भाई, ठंडा लगता है। मतलब वो क्या कर, ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि उष्मा का अवशोषण कर रहा है, हमारे बॉडी से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है, इसलिए हमारे बॉडी से जब कोई उष्मा लेगा तो हमको कैसे फील होगा, ठंडा फील होगा। और हमारे बॉडी को कोई देगा तो कैसे फील होगा, हीट फील होगा, गर्म फील होगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज है स्टूडेंट यहां तक। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या चीज है, आगे देखते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ एक बार पुनः समझेंगे इसको। इसका एग्जाम्पल जो होता है स्टूडेंट वो ये हो जाता है, ये देखिएगा, बेंजीन प्लस एसिटिलीन, ठीक है। आपका मेथेनॉल, मैं बहुत सारा अच्छा जो भी आपको पसंद आएगा उसको लिख लीजिएगा, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ठीक है। आपका और लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल नहीं यार, एसिटिल क्लोराइड, C2H5 सॉरी CH3Cl, और नहीं एक काम करते हैं C2H5Cl प्लस C2H5Br, ठीक है। और लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, मेरे पास और भी ढेर सारे एग्जांपल्स है, चलिए इतना सफिशिएंट है। अनादर्स विलयन का देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन CH3CO CH3, और बोलेंगे स्टूडेंट और है मेरे पास CHCl3 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, और भी बोलेंगे तो और है मेरे पास स्टूडेंट बेंजीन प्लस एसीटोन का हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स है, समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया सबको। तो आप इतना सारा एग्जांपल ही लिखेंगे, एक बढ़िया एग्जांपल याद कर लो। रीजन ये बोल रहा हूं मैं, एक को बस याद कर लो, एक या दो को याद कर लो। ये 4-5 टाइप पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग। आदर्श अनादर्श विलयन हो गया ना, ये दोनों में काम आ जाएगा। इसके बाद आएगा स्टूडेंट निम्न स्थिर क्वाथनांकी विलयन और उच्च स्थिर क्वाथनांकी विलयन, एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। एक और चीज पढ़ेंगे धनात्मक विचलन वाले, ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्सेंस सॉल्यूशंस एंड नेगेटिव डाइवर्सेंस सॉल्यूशंस, ये चीज भी पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। तो इन सब तीनों में डिफरेंट आएगा, तीनों में सेम आएगा, डेफिनेशन भी आएगा। तो वहां पे आपको ये जो एग्जांपल्स है एक को रट लो, तीनों में काम आएगा। प्लीज समझ में आ रहा है। थोड़ा समझा देता हूं कि क्या चीज मैं पढ़ा रहा था अभी आपको, क्या चीज पढ़ा रहा था वो इसके द्वारा समझ में आ जाएगा। देखना, एक एग्जाम्पल उठा लो कैसे अनादर्श होता है। एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को उधर एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब क्लोरोफॉर्म और स्टूडेंट को उधर एग्जाम्पल ऐसा है, देखो भाई, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को उधर एग्जाम्पल ऐसा, ये देखो मेरे को ध्यान से सुनना, सी, ठीक है, एल आपका Cl क्लोरीन, ठीक है, और यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। और ये है मेरा एसीटोन, ठीक है स्टूडेंट, एसीटोन है, एसीटोन को आप ऐसा बनाते हैं, ठीक है, CH3। अब स्टूडेंट क्या होता है ये समझना, जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहां देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है, इतना ही बॉन्ड है, समझ में आया, इतना ही बॉन्ड है।
तो इसको मुझे तोड़ने के लिए मैं वाष्प जब दूंगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं हीट करूंगा, गर्म करूंगा, है ना, तो मुझे एक फिक्स क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 मोल लेते हो तो उसके लिए मान लो इसको जो है हमको क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट, इसका वाष्प दाब मान लेते हैं, कुछ वाष्प दाब बता दो यार आपको, है ना। तो इसके लिए मुझे फिक्स देना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे फिक्स देना पड़ता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इनमें इन सब के अतिरिक्त एक और बॉन्ड आ जाता है, जिसकी क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है। यहाँ आपका एल्किल बॉन्ड है ना, मेथिल के साथ बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, और ऑक्सीजन बॉन्ड है। लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो एक और बॉन्ड आ जाता है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्लोरीन 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 अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये क्या कर लेता है, यहाँ हाइड्रोजन के कार्बन के ऊपर क्या लगा देता है स्टूडेंट, ये देखिए इस प्रकार ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। अब इसमें जब प्लस चार्ज आता है भाई, तो ये कहाँ से खींचेगा, ये हाइड्रोजन से खींच लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा धनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। और यहाँ क्या होता है, ये देखिएगा, ये एल्किल है, ये एक्चुअल में क्या होता है, डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन जो ऋण विद्युतीय होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो ये प्रबल धन विद्युतीय है, प्रबल ऋण विद्युतीय है, तो दोनों में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो अब मुझे क्या देना पड़ेगा, अब मुझे एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस बॉन्ड के कारण, मतलब इसका जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को ना, एक्स्ट्रा मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा जी, जिसके कारण इसका वाष्प दाब जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये चीज है आपका अनादर्श विलयन। तो समझ में आ गया अच्छे से, आदर्श और अनादर्श विलयन आता है स्टूडेंट, प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। मैं मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना होगा आप लोग कर सकते हो भाई। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब इधर फास्ट पढ़ेंगे ना, ये फर्स्ट में समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया। ओके स्टूडेंट, अब इधर हम फास्ट पढ़ाएंगे आपको, इधर फास्ट पढ़ाऊंगा, देखिएगा क्या आ जाएगा इसके बाद हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, मैं इसको भी दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस सॉल्यूशन एंड नेगेटिव, दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूं, ठीक है। ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा और हमारा डेफिनेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा एक साथ। बहुत बढ़िया है, इजी है, सुनिएगा क्या होता है। इसको बोलते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन, हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, धनात्मक विचलन वाले विलयन, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्टूडेंट ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। क्या होता है धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। विचलन मतलब क्या समझते हो, विचलन मतलब वो अपने मार्ग से भटक गया, मतलब वो आदर्श नहीं है, वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में ये जो दोनों चीज दिख रहा है ना, वो आपके अनादर्श विलयन जो है, ठीक है स्टूडेंट, अनादर्श विलयन की एक का पार्ट है। मतलब हम सबको पता है v, मैं भी पढ़ा था आपको, v इज नॉट इक्वल टू 0। तो v क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब, और ये मैं यही इस चीज को ऐसे लिखा था, v सॉल्यूशंस इज लेस देन ग्रेटर देन va प्लस vb। तो ये हो सकता है आपका ग्रेटर देन हो सकता है या स्मॉलर देन हो सकता है। इफ v सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन va प्लस vb, मतलब विलयन का जो आयतन है वो उनके घटकों के आयतन से अधिक आ रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव। और यदि वो कम आ रहा है, क्या हो रहा है, कम आ रहा है, और ये ज्यादा है, घटकों का आयतन ज्यादा था, 20-40 ml था, लेकिन उसको मिलाने पर क्या हो गया, 30 ml हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। तो एक्चुअल में अनादर्श विलयन जो है, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है, उसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि उसके हर चीज के हर गुणों का 2 चीज हो सकता है उष्मा अवशोषी हो सकता है उष्मा उत्सर्जित करता हो, है भाई। उसका वाष्प दाब जो है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया स्टूडेंट, 2 भाग में बांटा गया। अब मैं समझाता हूं, आराम से, चिंता मत करो, इसमें भी 4-5 डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनेशन क्या है, सुनो। ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम द्वारा परिभाषित, सॉरी यार, इसको थोड़ा सा ठीक है कैंसिल कीजिएगा, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा फिर से। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा परिभाषित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं आपका धनात्मक विचलन वाले विलयन।
ठीक है, मैक्सिमम प्राप्त होता है राउल्ट्स के नियम से, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से मैक्सिमम प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक विचरण वाले विलयन। और जिसमें मिनिमम प्राप्त होगा वेपर प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नेगेटिव डाइवर्सन सॉल्यूशंस। समझ में आ गया, इतना ही है, कुछ नहीं है। फर्स्ट इसका डेफिनेशन हो गया और डिफरेंट हो गया, आप ऐसे लिख लीजिएगा। सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट, अब बताओ मुझे उन्हीं एग्जांपल्स को लिखना है, उन्हीं एग्जांपल्स को, कौन सा, अनादर्श विलयन के, ठीक है, कौन सा एग्जांपल्स लिखेंगे, अनादर्श विलयन के। तो स्टूडेंट का एग्जांपल है CH3Cl प्लस CCl4 क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। इसमें आ जाता है स्टूडेंट H2O प्लस HNO3, ये इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा। अब देखिएगा मैं क्या बनाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। बनाता हूं, ग्राफ भी बनाता हूं, पहले डिफरेंट लिखवा देता हूं। थर्ड पॉइंट आएगा स्टूडेंट, PA इज ग्रेटर देन PA0XA। राउल्ट के नियम का वाष्प पदार्थ जो है वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प पदार्थ और मूल प्रभाव से अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, हमको कम प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। चौथा नंबर लिख लेंगे स्टूडेंट आप लोग, विलयन का आयतन क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। डेल V इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्या प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। या ऐसे लिख सकते हो, V सॉल्यूशंस इज ग्रेटर देन VA प्लस VB, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। डेल V इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, मिनिमम लिख लेंगे, मिनिमम, ठीक है। मीन्स दैट डेल V सॉल्यूशंस इज लेस देन VA प्लस VB, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। कम अधिक प्राप्त होता है, विलयन का आयतन उनके घटकों के आयतन से अधिक प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। पांचवा नंबर ये लिखिएगा, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है स्टूडेंट, मतलब डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मैक्सिमम या पॉजिटिव, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। ऊष्मा अवशोषित होती है, सॉरी अवशोषित होती है, यहाँ अवशोषित होगी। और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उत्सर्जित हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी। समझ में आ गया, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ग्राफ के द्वारा मैं भी आपको समझा सकता हूँ। कैसे ग्राफ के द्वारा, हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था भाई, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम में एक मैं ग्राफ बनाया था, याद होगा आप लोगों को, नहीं होगा प्लीज़, यदि आप नए स्टूडेंट हो या नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो आप क्या करो कि जा करके एक बार राउल्ट के नियम को देख लीजिए। ऐसे भी IMP है, जा करके फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसमें मुझे क्या मिला था, ये देखो स्टूडेंट, XA इज इक्वल टू 1 2, XA इज इक्वल टू 0 और XB इज इक्वल टू 1 to XB इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, वहां जाके देख लीजिएगा आप क्या चीज था, ये मैं सिर्फ बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या था स्टूडेंट हमारा, PA0, ठीक है, और यहाँ था मेरा PB0, समझ में आ रहा है। और यहाँ था PB, PA दैट इज इक्वल टू PA0 XA एंड PB इज इक्वल टू PB0 XB। ये चीज आपने देखा होगा, और ये आया था, ऐसा आया था भाई राउल्ट के नियम में। अब इसी को यदि आप आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के लिए बनाते हो इसी को, तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से ना। धनात्मक के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी चीज़ों को वैसे ही लिखोगे, मैं सिर्फ इसका डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है ना। धनात्मक के लिए कैसे बनाओगे, ये देखो, ये ऐसा, सब चीज़ें वही रहेंगी, सब चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ हैं वही वहाँ पर भी रहेगी। चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, PA0 और ये हो जाएगा PB0, ठीक है ना। और ये ऐसा, ये देखो, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें वही रहेंगी। बस धनात्मक विचलन में क्या होता है, विलयन का ये आयतन है आदर्श किसके लिए, राउल्ट के नियम के लिए। तो इसमें क्या मिलता है स्टूडेंट, धनात्मक मिलता है हमको, सब चीज धनात्मक मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये धनात्मक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, इससे क्रॉस करके इससे थोड़ा दूर, मतलब अधिक बनाना है आपको, अधिक बनाना है ये। और ये जो लाइन है वो हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा किसके लिए भैया, धनात्मक के लिए। ऋणात्मक के लिए चलो मैं इसमें बना देता हूँ, ऋणात्मक के लिए तो ये इसका सॉल्यूशन था राउल्ट के नियम के लिए, है ना। ये जो लाइन थी, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे से चला जाएगा, नीचे से आ जाएगा, और ये भी आपका नीचे से आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे से आ जाएगा स्टूडेंट, ऐसा। मेरी बात समझ में आ गई सबको, ये डायग्राम प्लॉट कर सकते हो, दोनों में डिफरेंट, तो 4-5 अंतर हो जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो प्लीज़ किसी को नोट करना होगा भाई, यहाँ तक करके आप नोट कर सकते हो। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़ है वो, आपका एजियोट्रॉप्स,
क्या है, एजियोट्रॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि एजियोट्रॉप्स होता क्या है। एजियोट्रॉप्स, ठीक है, एजियोट्रॉप्स क्या होता है उसको समझो आप पहले। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी। इसके नाम से स्पष्ट स्टूडेंट, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा टिपिकल लगता है लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। स्थिर क्वथनांकी मतलब उसका क्वथनांक जो है, क्वथनांक किसको बोलते हैं, क्वथनांक पॉइंट जो है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, आपका होता है वाष्पीकरण, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, ठीक है। तो वैसे क्वथनांक क्या है, जिस बिंदु पर वो क्या होना स्टार्ट हो जाए, उबलना, और जो है सॉरी यार, क्वथनांक मतलब उसका जो है वाष्पीकरण होना चालू हो जाए, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो उसका फिक्स क्वथनांक होता है, स्थिर क्वथनांकी, फिक्स, ठीक है। और क्या है उसको आराम से समझिए, क्या है एजियोट्रॉप्स, बहुत बढ़िया है। देखो यार, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, आप लोग ये सुने होंगे, प्रभाजी आसवन सुने हैं क्या, नहीं सुने होंगे तो मैं बताता हूं। डिस्टिलेशंस, प्रभाजी आसवन डिस्टिलेशंस क्या होता है मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझाता हूं। आपको पता है, आपको जान के ताज्जुब होगा क्या, कि आपको पेट्रोल, डीजल, है ना, कैरोसिन, तारपीन, यहां तक आपका लिप बाम और डामर, ठीक है, तो ये सब कहां से आते हैं, वो सब एक ही लिक्विड से आते हैं, विलयन से आते हैं। हमारा जो भूमि के अंदर, धरती के अंदर या समुद्र के नीचे, ठीक है, कई जगहों पर ऐसा विलयन पाया जाता है, एकदम गाढ़ा, चिपचिपा, काला, भद्दा, ठीक है, उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद उसका क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो प्रभाजी आसवन द्वारा उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो प्रभाजी डिस्टिलेशंस के द्वारा जब प्यूरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, तो वहां होता क्या है ये समझो, ठीक है। एक्चुअल में ना उसमें क्या लगा रहता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं आज बेसिक, बढ़िया मजा आ जाएगा आज के क्लास में, ठीक है। ढेर सारा उसमें क्या लगा रहता है, ये देखिएगा, इस प्रकार ढेर सारा उसमें, ठीक है, ऐसा फ्लास्क बोलिए, ये छोटा पैमाने पर मैं बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ा जो है टंकी रहता है, ऐसे करके बहुत सारा, ठीक है, और ऐसा इधर पात्र रहेगा, सब में पात्र रहता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, प्रत्येक जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, उसमें तारपीन भी रहता है, लिप बाम भी रहता है, बहुत सारा मैं बता दिया ना, इन सब का एक फिक्स निश्चित क्वथनांक होता है, जिस पर ये क्या होता है, वाष्पीकरण होना प्रारंभ हो जाते हैं, उबलते हैं और वाष्पीकृत होते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है ये देखो आप, मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, फिक्स टेम्परेचर पर उबलता है और वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, उस टेम्परेचर पर उसमें जो द्रव है उसका एक चीज जो है उड़ करके बाहर निकल जाएगा, और उसको फिर आसवन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा उसको पृथक कर लिया जाएगा। फिर सेकंड टेम्परेचर पे लाया जाएगा, जिस पर उसमें उपस्थित कोई दूसरा विलेय, जिस पर कंपोनेंट है, घटक है, वो उड़ के निकल जाएगा, फिर उसको वाष्पीकृत कंडेंसेशन के द्वारा उसको अलग कर लिया जाएगा। समझ में? मैं आपको ये बता देता हूँ यार, सीधी सी बात है, मैं आपको पानी और तेल को मिक्स करके दे दिया, पानी और तेल को मिक्स करके दे दिया, आप कैसे उसको प्यूरिफाई करोगे बताओ मुझे, अलग कैसे करोगे, दोनों को मिक्स करके दे दिया। क्या होता है स्टूडेंट, तेल का, चाहे कुकिंग ऑयल हो, चाहे कोई भी तेल हो, उसका आपका क्वथनांक अलग होगा, ठीक है, और पानी का क्वथनांक अलग होता है, उसका तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, तो उसका और उसका दोनों में डिफरेंट होता है, और तेल का उससे ज़्यादा होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जब टेम्परेचर को गर्म करेंगे थर्मामीटर नाप करके, तो उस पर क्या हो जाएगा, हमारा जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन हमारा जो तेल रहेगा वो क्या रहेगा, वहीं पे रुक जाएगा। समझ में आ गया, तेल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इस प्रकार उसका क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये देखो आप, एक मैं क्या ले लिया, एक बर्तन ले लिया, इसको क्या किया, मैं तपा दिया, ठीक है, ऐसे इस प्रकार, और इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट, ये देखिएगा, इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया, यहां पे आपका इस प्रकार से इसका एक नली लगा दिया, केस नली, ठीक है, ये थर्मामीटर लगा दिया भाई मैं इसमें थर्मामीटर, और इसमें मैंने क्या कर दिया, द्रव मतलब पानी और तेल को एक साथ डाल दिया। मुझे पता है पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या करूंगा, इसको इतना टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इतना बर्नर का जो टेम्परेचर है उसको इतना बढ़ाऊंगा कि यहाँ टेम्परेचर मैं देखते रहूंगा वो कितना आ जाए, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जो मिश्रण है पानी और तेल का, उसमें से क्या होगा, पानी हमारा जो है उड़ करके वाष्प बन करके निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी वाष्प बन करके निकल जाएगा।
निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो? निकल जाएगा। क्या चीज़ मैं बताता हूँ आपको चलो टाइम पास हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको शिक्षा मिल रही है, टेंशन नहीं है। ये देखो क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, पानी वाष्प बन के उड़ रहा है स्टूडेंट, और जैसे ही इधर आएगा इधर, तो यहाँ क्या रहता है, एक भारी द्रव रहता है, यहाँ पे भरा रहता है द्रव, तो जिसके कारण ये ठंडा होकर के क्या हो जाता है, वाष्प जो है कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और संघनन होकर के यहाँ पाइप में पहुँचता है, ये बर्फ रहता है, तो बर्फ के संपर्क में आने के कारण ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के क्या बन जाता है, वापस से पानी बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में आपका जो तेल है वो वाष्पीकृत नहीं होता, तो तेल जब वाष्पीकृत नहीं होगा तो फिर वो यहाँ कैसे आएगा? तो इस प्रकार पानी और तेल अलग हो गया कि नहीं हो गया, है ना? दूध को भी आप अलग कर सकते हो, दूध और वाष्प को भी, पानी को भी अलग किया जा सकता है इस प्रकार, ठीक है? जो मिल्क है आपका उसका एक फिक्स, तो इस प्रकार बहुत सारे एल्कोहल और पानी को भी अलग किया जा सकता है। दोनों को मिक्स कर दोगे, एल्कोहल का जो है आपका क्वथनांक कम होता है और पानी का ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक का कम होता है यार, तो क्वथनांक आपका क्वथनांक सॉरी यार एल्कोहल पहले वाष्प बन के उड़ेगा और जल जो है बाद में उड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, इसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी प्रभाजी आसवन। तो कुछ ऐसे विलयन होते हैं, अब देखते हैं स्टूडेंट एजियोट्रॉपिक्स क्या है, स्थिर क्वथनांकी विलयन क्या है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं क्या है हमारा एजियोट्रॉपिक्स सॉल्यूशंस, ठीक है? स्थिर क्वथनांकी विलयन क्या है? देखो भाई एकदम आसान है, क्या है? आसान है विलयन ऐसे विलयन जो निश्चित ताप पर बिना संघटन परिवर्तन के आश्रित होते हैं, स्थिर क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, बताता हूं मैं, पहले डेफिनेशन लिख लो। बिना संघटन परिवर्तन के आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? अब समझो एकदम बेहतरीन उदाहरण, जल और एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल का जो मात्रा रहेगा स्टूडेंट 95.4%। स्टूडेंट इसको क्या चीज समझना आराम से ना, ये मैं विलयन बना देता हूं, ऐसा विलयन जिसमें 95.4% एल्कोहल हो, और कितना बच जाएगा इसमें 4.6% क्या होना चाहिए हमारा, जल लेना है। मतलब ऐसा समझ लो 100 ग्राम विलयन मुझे बनाना है, जिसमें मैं क्या ले लिया, 95.4 ग्राम मैं एल्कोहल ले लिया और 4.6 ग्राम क्या ले लिया, जल ले लिया। तो ये जो मुझे विलयन मिलेगा, मिश्रण बनेगा, वो एक्चुअल में स्थिर क्वथनांकी विलयन बनेगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा? स्थिर क्वथनांकी विलयन बनेगा। समझ में आ रहा है? स्थिर क्वथनांकी विलयन बनेगा। और कैसे विलयन बनेगा? स्थिर क्वथनांकी विलयन बनेगा मतलब ये ऐसा है कि इसको जब हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करना भी चाहें, मतलब जल को अलग और एल्कोहल को अलग, तो वो संभव नहीं है। हालांकि इन दोनों का अलग अलग जो है क्वथनांक है, लेकिन इसका मिश्रण ऐसा बन जाता है कि इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, एक ही टेम्परेचर पे वाष्पीकृत होते हैं। और संघनन जब कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, संघनित कराते हैं, जब इनका संघनन कराया जाता है, संघटन पृथक प्राप्त नहीं होता, मतलब जल और एल्कोहल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दैट इज अ एजियोट्रॉपिक्स सॉल्यूशन। अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा भाई, ठीक है? वेरी गुड। अब इसको 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। क्या चीज? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट इसको निम्न स्थिर क्वथनांकी विलयन, ठीक है? और इधर आता है आपका उच्च, ठीक है? मिनिमम या लो लिख सकते हो आप, लो भी लिखा जा सकता है, ठीक है? हाई या मैक्सिमम, उच्च स्थिर क्वथनांकी विलयन। समझते हैं दोनों को क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है? आपने धनात्मक विचलन वाले विलयन पढ़े हैं, तो धनात्मक विचलन वाले विलयन निम्न स्थिर क्वथनांकी विलयन का निर्माण करते हैं। बस इतना लिखना है आपको। धनात्मक विचलन वाले विलयन क्या करते हैं स्टूडेंट? निम्न स्थिर क्वथनांकी विलयन का निर्माण करते हैं, क्योंकि धनात्मक विचलन वाले विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाव से अधिक होता है। इसलिए अगर वाष्प दाब अधिक है
तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। आप कुकर में खाना क्यों पकाते हो? वो तो अच्छी बात है सहूलियत के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसका साइंटिफिक वो क्या है? कुकर में जब हम खाना पकाते हैं स्टूडेंट, तो कुकर में क्या होता है, ढक्कन लगा रहता है, उसका वाष्प के कारण अगर हम जो है चावल को एक बर्तन में, खुला बर्तन में पकाएं और कुकर में पकाएं, तो कुकर में पहले पकता है। रीजन क्या है कि उसमें वाष्प जो है उड़ जाता है, तो वाष्प दाब नहीं लग पाता। वाष्प दाब नहीं लग पाता तो हमको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, कुकर में वाष्प दाब बनता है, तो वाष्प दाब बनेगा, तो वाष्प दाब बनने के कारण स्टूडेंट उसका जो क्वथनांक है, मतलब उसका उबलने का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमको कम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या है, निम्न स्थिर क्वथनांकी। ठीक है, निम्न स्थिर, उसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है कुकर में। मेरी बात समझ में आई? मुझे सेम टाइम में दोनों को खाना पकाना है, खुला बर्तन और एक कुकर, दोनों को मुझे सेम टाइम में पकाना है। तो अब बताओ सेम टाइम में कैसे पकेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, खुले बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और कुकर का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी आपका एकदम फिक्स टाइम पे पकेगा। नहीं तो आपका दोनों को सेम टेम्परेचर दोगे, तो कुकर का खाना पहले पक जाएगा और खुला बर्तन का खाना बाद में पकेगा। आप करके देखिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा, तब समझ में आ जाएगा स्थिर क्वथनांकी निम्न क्या है और उच्च क्या है। तो ये क्या होता है, हमारा धनात्मक विचलन वाले विलयन निम्न स्थिर क्वथनांकी विलयन का निर्माण करते हैं, क्योंकि धनात्मक विचलन वाले विलयन में आंशिक वाष्प दाब, घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या मोल प्रभाज के गुणनफल से अधिक प्राप्त होता है। वाष्प दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ जस्ट उसके उल्टा लिखिएगा, स्टूडेंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है वो देख लो, यही इसका एग्जाम्पल है H2O प्लस C2H5OH वेयर 95.4% एल्कोहल। आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एल्कोहल, लिखना पड़ेगा भाई, एल्कोहल या एथेनॉल, एल्कोहल, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका, इसका जो एग्जाम्पल है वो है कुछ ऐसा H2O प्लस HNO3 वेयर HNO3 जो है वो रहता है हमारा 68%। इतना समझ में आ गया? अच्छे से सबको क्लियर है भाई? अच्छे से क्लियर है सबको? वेरी गुड भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इधर पूरा IMP क्लासेस चालू होने वाले हैं, ठीक है। परासरण दाब पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बेस्ड है, तो प्लीज बी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।